दिहाड़ीदार जो है होता है ना, पंजाबी का गालिबन लफ्ज़ है ये या हिंदी का, जिसका मतलब है कि दिन को बंदा काम करता है तो शाम को खाना खाता है। ठीक है। तो इसका मतलब पाकिस्तान का दिहाड़ीदार होने का मतलब ये है कि कहीं से किस्त आएगी, कोई कर्जा देगा, ख्वाह वो आईएमएफ है, ख्वाह वो कोई इस्लामिक कंट्री है, या ख्वाह वो चाइना है, या कोई भी मुल्क है, लेकिन अगर किस्त आएगी तो हम खाना खाएंगे वरना नहीं खा सकते। दैट वाज द पोजीशन, राइट। तो अब ये कोरोना ने जिस तरीके से जो है वो इकोनॉमी को डैमेज किया है, और जिस तरीके से इसकी मिस हैंडलिंग हो रही है ऑन द टॉप ऑफ दैट, उसके बाद लगता ये है कि जब ये क्राइसिस गुजर चुकेंगे तो पाकिस्तान जो है एक ऐसा मुल्क होगा जिसमें 75% लोग बेरोजगार होंगे। अगर आपके 25-30% अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में हो सकते हैं, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, एक बहुत ही मोहतात अंदाजे के मुताबिक। तो उस हिसाब से फिर इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो बदहाली, भूख, नंग, जैसा कि खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी फरमाया कि कोरोना के बाद हम लोगों को भूख से कैसे बचाएंगे। नॉर्मली आप दुनिया की तरफ देखते थे, जो रिच और डेवलप कंट्रीज है, कि वहाँ से कुछ आ जाएगा, लेकिन रिच और डेवलप कंट्रीज का अपना जो एशर हो गया है, जिस तरीके से क्राइसिस का वो शिकार हो गए, उसमें कोई लंबी चौड़ी उम्मीदें नहीं रखी जा सकती। तो यही वो टाइम होता है जब मुल्कों के अंदर रिएक्शनरी फोर्सेस जो है वो टेक ओवर करती हैं, और फिर वो मुल्कों और कौमों को जंग की तरफ और तसादम की तरफ और मीनिंगलेस किस्म की मिलिटेंसी की तरफ लेके जाती हैं, जैसे कि माजी में होता रहा है। और उसमें एक ख़ास किस्म का जो जिहादी माइंड है वो डोमिनेट कर जाता है। पाकिस्तान के लिए ये अब तय हो गया है कि ये इन क्राइसिस को हैंडल नहीं करेंगे, जिसके नतीजे में वहाँ एक नेगेटिव इफेक्ट ये आएगा कि ये जिहादी कुफ्त हैं, ये मुनज़्ज़म, ये जो इस तरह की जमातें हैं, ये दोबारा सामने आएंगी, और वहाँ पे एक बड़ा एक कत्लो गारतगरी और खून खराबे का जो है वो अंदेशा मौजूद है। इसी तनाज़र में मैं कश्मीर को भी देख रहा हूँ कि फिर कश्मीर उसमें एक सेंट्रल पॉइंट बन जाएगा, जिस तरह गुज़श्ता 10-15 सालों में अफगानिस्तान एक सेंट्रल पॉइंट बना हुआ था कि वहाँ क्या हो रहा है, किस तरह मिलिटेंट्स आ जा रहे हैं, किस तरह उनको रिसेप्शन और शेल्टर दिया जा रहा है पाकिस्तान में। सेम सिचुएशन जो है वो कश्मीर की तरफ आएगी, और इसकी इब्तिदा हो चुकी है। मुझे ये लगता है कि ये जो मिलिटेंसी एक्टिवेट हुई है दोबारा, और ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब बयानात दे रहे हैं वो इसका एक्स है। अच्छा बशीर साहब, ये जिस खदशे का आप इजहार कर रहे हैं कि मिलिटेंसी को एक तरह से फिर रिवाइवल किया जा रहा है, मगर इसका पाकिस्तान को कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, उल्टा नुकसान होगा। और ख़ास तौर पर कोविड-19 के बाद, जैसा कि आप ख़ुद फरमा रहे हैं कि इन तरक्की याफ्ता मुल्कों में अनएम्प्लॉयमेंट स्काई रॉकेटिंग वाली सूरत हाल होगी, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो बहुत ही बुरा हाल होगा। तो फिर ये क्यों कोविड-19 के ज़माने में ये इस तरह का रिस्क ले रहे हैं या इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मैं यूं कहूँगा। और फिर कोविड-19 के बाद का ज़माना इन्हें अंदाज़ा है किस तरह का होगा। तो क्या इसके पीछे इनका अपना लॉजिक, रैशनल, या क्या रीजनिंग क्या है इनके पास? देखें जी, ये तो असल मसला है कि ये चूंकि एक लॉजिकल क्वेश्चन है जो एक लॉजिकल माइंड कर सकता है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने आज तक जो पॉलिसी डिज़ास्टर किए हैं गुज़श्ता यानी 1947 से लेके, उनमें से एक आप मुझे बता दें कि उसमें से उनको क्या फ़ायदा था या हो सकता था। मसलन जो पहली जंग उन्होंने छेड़ी इंडिया के साथ 1948 में कश्मीर इशू को लेकर, उसमें कौन सी लॉजिक थी जिसको वो निकालना चाहते थे, जबकि उसी वक्त उनके टेबल पे दूसरी तरफ से ऑफर्स आई थी, जो आप हिस्ट्री में देखें कि जी आप ये कर लें, हैदराबाद को भूल जाएं तो हम कश्मीर आपको दे देते हैं, या एक अकार्ड कर लें, या फिर ये इवन के रेफरेंडम करा लें कश्मीर में। यहाँ तक कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि कश्मीर में 80% मुसलमान हैं और प्रो पाकिस्तानी हैं, लेकिन पाकिस्तान वाज द कंट्री और रिफ्यूज्ड रेफरेंडम। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई भी लॉजिकल माइंड तब भी और आज भी पूछता है कि आखिर इससे पाकिस्तान को फ़ायदा क्या था। मैं आपको बताता हूं कि ये तो वो लोग हैं, जो सवाल है जिन लोगों को पाकिस्तान से कोई हमदर्दी या खलूस है, लेकिन जिस मुल्क पे ऐसे लोग काबिज हों जिन्होंने सिर्फ अपने कब्ज़े को बरकरार रखना होता है, और जिन्होंने अपनी मरात को और लूट घसूट के अमल को प्रोलॉन्ग करना होता है, वो ये लॉजिक क्यों यूज़ करेंगे इसमें पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है। वो तो ये देखते हैं कि इसमें हमें क्या फ़ायदा है, और उसमें उनको ये फ़ायदा होता है कि वो एज ए जो है वो ग्रुप, एज ए क्लास ऑफ एलीट,
और एज ए प्रिविलेज जो है तबके के, वो अपने आप को मज़ीद स्ट्रेंथन करते हैं, जो कि उन्होंने किया 48 में शुरू करके। तो आस्ता आस्ता ये तासर दे दिया गया कि ये मुल्क जो है इसको बहुत बड़ा ख़तरा है, लिहाजा इसको सिक्योरिटी स्टेट बनाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि कश्मीर लेने के लिए अगर पाकिस्तान का वजूद कश्मीर से वाबस्ता होना ज़रूरी था, तो ख़ुद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अपनी हयात में 14 अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान बना तो कश्मीर उसका हिस्सा नहीं था। अब ये कोई हिस्ट्री का राज तो मैं नहीं है जिसको मैं बेनकाब कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी हकीकत सबके सामने है, डॉक्यूमेंट्स पे है, वीडियो हैं, ऑडियो हैं, एवरीथिंग। तो क्या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने हाथों से एक नामुकम्मल पाकिस्तान बनाया 14 अगस्त 1947 को, जब उन्होंने अपने आप को एज ए गवर्नर जनरल अनाउंस किया? तो उनको पता था कि मेरे जोग्राफिया में कश्मीर शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो ये इनके लिए क्यों ज़रूरी था कि ये कबायलियों को भेज के या कुछ और महाराजा के साथ किए हुए मायदे जो हैं उनको इग्नोर करके तो कश्मीर पे फौज कशी करें? इसलिए कि उसमें एक फ़ौजी मेंटालिटी जो है वो कारफरमा थी, जिसका अपना वजूद, एग्जिस्टेंस और फ्यूचर मिलिटेंसी के साथ वाबस्ता है। लॉजिक ये थी। आगे चलते जाएं, 65 की जंग में लॉजिक क्या थी? क्या पाकिस्तान किस बुनियाद पे ये सोच सकता था कि वो हिंदुस्तान जैसे इतने 10 गुना बड़े मुल्क को शिकस्त दे सकता है? कौन से लॉजिक की, मैथ की, साइंस की, किसी भी क्राइटेरिया को अप्लाई करते हुए? और अगर कर भी सकता है तो इससे फ़ायदा किसको, क्या होगा? मसलन क्या आप सोच सकते हैं कि आप 10,000 या 5,000 जो है ऑपरेशन जिब्राल्टर के ज़रिए मजाहिद और फौजी दाखिल करके तो ये सोच लेंगे कश्मीर हम छीन लेंगे? इस तरीके से ज़ाहिर है इसमें लॉजिक नहीं था। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा एक मिलिटरी माइंड और मिलिटरी एक्टिविटीज़ इसके साथ इन्वॉल्व थी। जो कमांडो तैयार होते थे, वो जो विशफुल किस्म की थिंकिंग वाले जर्नल थे, जिनका ख्याल ये था कि ये हमारी इब्तदा है और असल नज़र तो समरकंद और बुखारा और दिल्ली तक है, कश्मीर तो कुछ भी नहीं है ये। तो ये सोच जो है, इसके पीछे लॉजिक अगर आप डालेंगे तो आप लॉजिक के साथ बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। आगे जाएं, 71 में क्या लॉजिक था कि वो जनाब बांग्लादेश में जो कुछ उन्होंने किया, क्या इसको डिफरेंटली नहीं किया जा सकता था? शेख मुजीब ने जब मेजॉरिटी ले ली और ओवरवेलमिंग ले ली, तो फिर ये सवाल ही करने की कौन सा लॉजिक था कि नहीं जी इक़्तिदार मुंतकिल नहीं होता? तो नहीं होता तो इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत थी? आगे जाएं, कारगिल तक। खैर कोई काम जो है पाकिस्तान में इस बुनियाद पे नहीं हुआ कि उससे पाकिस्तान को या पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा हो, लेकिन इस बुनियाद पे ज़रूर हुआ कि या किसी का इक़्तिदार प्रोलॉन्ग हो, या उसको जो मराहत और प्रिविलेज हासिल हैं उनको जनाब मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाए, या उस क्लास को जो एस्टेब्लिशमेंट क्लास है और जो मिलजुल के पाकिस्तान को लूट के खा के ख़त्म कर गई है, यानी पाकिस्तान इज़ नाउ लाइक ए डेड एनिमल, जिसका अब वो उसके आखिरी हड्डियों से गोदे निकाल रहे हैं, उसमें अब कोई बचा तो है नहीं। तो इसलिए जनाब ये लॉजिक है कि फिर आपके लिए क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल खड़ा हो जाता है कि जी आप इक़्तिदार में कैसे बैठे हैं, या आप इतना बजट कैसे ले रहे हैं पाकिस्तान में, आप मिलिटरी पे इतनी स्पेंडिंग कैसे कर रहे हैं जब अगले साल लोग भूख से सड़कों पे मर रहे होंगे, जो है वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के। तो क्या आप इसी तरह बैरकू में बैठे होंगे और इतना ही बजट आप खाते रहेंगे तो हर चीज़ ऐसे हो जाएगी? तो ये चीज़ें देखने के लिए फिर इन्होंने इस क्लास को डिफेंड करने के लिए एक ड्रामा लॉन्च करना है, जिसमें यह साबित करना है कि हम मजलूम हैं और हम पे एक अपना बड़ा ताकतवर पड़ोसी जो है वो जुल्म कर रहा है, लोगों पे जुल्म हो रहा है, तो इसलिए हमारा लड़ना ज़रूरी है। पूरी कौम को इस ड्रामे का फ़ायदा इन्हें क्या होगा? वही जो लॉजिक वाली आप पूरी सीरीज हमें बता रहे हैं कि इस सारे इलॉजिकल हरकतों से ये सरासर नुकसान होगा। लेकिन ये एक क्लास को फ़ायदा है जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं या प्रिविलेज अपर एलीट में बैठे हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट को अपनी तनख्वाहें, अपनी मरात वो कैसे बरकरार रख सकते हैं अवाम के साथ? आर दे विलिंग टू शेयर विद पीपल? ऑब्वियसली। या फिर जो अब तक मैस किया है उस मैस को गलत तरीके से जस्टिफाई करना चाहते हैं। और एग्जैक्टली ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जी हम तो मजलूम हैं जनाब,
हमारे साथ तो जुल्म हुआ है, हम तो अपने डिफेंस में ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन बशानी साहब, अपनी मजलूमियत मनवाते मनवाते ये और ना कुछ गवा बैठे, क्योंकि पहले भी बहुत कुछ गवा चुके हैं। मजलूमियत इनकी कौन मानेगा? दुनिया में जो इनके साथ बड़ी बड़ी ताकतें कुछ हुआ करती थी, जैसे हम अमेरिका की मिसाल देखते हैं, वो भी अब नहीं रही। तो इनको इतना तो समझ आ जाना चाहिए कि किस हाल तक पहुंचे हैं, और आगे जो कुछ करेंगे, जो कार्ड्स प्ले करेंगे, उससे उनको कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं। नहीं, इसमें बात यह है कि पहली बात यह है कि फ़ायदा तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इस तरह की किसी हरकत से कोई फ़ायदा तारीख में ना किसी मुल्क या कौम को हुआ है, ना हो सकता है, क्योंकि ये एक डिस्ट्रक्टिव और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव किस्म की एक्टिविटी है। तो इस हिसाब से, और या फिर ये है कि ये बहुत विशफुल थिंकिंग है कि जी हम इस तरीके से कश्मीर ले लेंगे। यानी इसका आप मतलब है, ज़रा गहराई में जाके देखेंगे, जिस बंदे के जहन में ये बात है, उस बंदे की थिंकिंग में कितना एक लॉजिक और रेशनल किस्म की वो है। तो इसका डेफिनेटली नुकसान होगा जनाब। लेकिन जिन हाथों में इस वक्त क़यादत है, जिन लोगों के पास इस वक्त पावर है, और पावर का जो मंबा और माखज़ हैं, उनको पॉलिसी यही सूट करती है। आप ये देखें कि जब से ये कोरोना वायरस जो है हीट अप हुआ बुरहान, तब से कश्मीर की जो सरहदें हैं उस पे ये जो है क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था, बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें हाइप क्रिएट हो गई, और वहाँ पे फायरिंग हो रही है। और जैसे दुनिया में कोरोना को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। असल प्रॉब्लम यहाँ पे है कि यहाँ पे खामोशी जो है वो किस तरह हो गई थी। तो बशानी साहब, एक और अहम नुक्ता है, वो ये है कि बार बार इमरान खान अपनी ट्वीट में जिक्र करते हैं कि लॉकडाउन में कश्मीरी बैठे हैं। हालांकि अब तो खैर पूरी दुनिया को लॉकडाउन चाहिए ताकि वायरस ना फैले। पिछले शो में भी हमने बात की थी, जो लॉकडाउन का पहला फेज़ था 5 अगस्त के बाद वाला, उससे तो पहले भी कई खैर लॉकडाउन हुए। 5 अगस्त के बाद वाला जो लॉकडाउन हुआ वो टेररिज्म के वायरस से बचाव का था। अब ये पूरी दुनिया लॉकडाउन कर रही है कोरोना वायरस से बचाव के सिलसिला में। और जैसा कि आप अभी कह रहे हैं, हमने पिछले शोज़ में भी बात की कि ये इसकी आड़ में बहुत सारी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश है। अब तो भारत की तरफ से और इवन कश्मीरियों की तरफ से कहा जा रहा है, सिर्फ भारतीय सरकार का कहना नहीं है, कि कोविड-19 के पेशेंट्स इधर भेजने की कोशिश की जा रही है। तो दुनिया तो इसका नोटिस लेगी, और अगर दुनिया अपने मसाइल में फंसी हुई है, ना भी